नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं साइबर सुरक्षा की। एक ऐसा विषय जो हम सबकी डिजिटल जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ विशेषज्ञ लेख हैं जो इसके कई पहलू देखते हैं। कानून, बचाव के तरीके, डेटा सुरक्षा और हाँ, वो नई चुनौतियां भी जो एआई और वर्चुअल रियलिटी ला रही हैं। हाँ, तकनीक जितनी तेजी से बढ़ रही है, चुनौतियां भी उतनी ही तेजी से आ रही हैं। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालें, समझें कि साइबर अपराधों से कैसे बचा जा रहा है, हमारा डेटा कैसे सुरक्षित रहता है और भविष्य में क्या मुश्किलें आ सकती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस जरूरी मुद्दे पर गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं रोकथाम से। साइबर खतरों को रोका कैसे जाए? देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो कानूनी ढांचा और दूसरा हम खुद कितने सावधान हैं। अच्छा, तो पहले कानून की बात करें। भारत में जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, ये कैसे मदद करता है? मतलब क्या करता है ये कानून? ये कानून एक तरह से डिजिटल दुनिया के लिए नियम तय करता है। ये बताता है कि साइबर अपराध क्या है, जैसे हैकिंग हो गया, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, और फिर उनके लिए सजा भी तय करता है। तो ये एक कानूनी आधार देता है कार्रवाई के लिए। और व्यवसायों के लिए भी कुछ नियम हैं, जैसे वो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का जिक्र है। जी हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आम लोगों या कंपनियों के लिए क्या मतलब है असल में? इसका मतलब है कि कंपनियों को अब डेटा सुरक्षा को लेके ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। उन्हें कुछ मानक अपनाने होंगे, जैसे डेटा को एन्क्रिप्ट करना, एक्सेस कंट्रोल लगाना, और सबसे जरूरी, उपयोगकर्ताओं को साफ साफ बताना होगा कि उनका डेटा क्यों ले रहे हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मतलब पारदर्शिता जरूरी है। बिल्कुल, पारदर्शिता और जवाबदेही। ये अधिनियम कहता है कि आपका डेटा आपकी अमानत है, कंपनी की संपत्ति नहीं। उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी है। ये तो बहुत जरूरी बदलाव है। तो कानून तो है, लेकिन हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या करें? स्रोत कुछ चीजों पर जोर देते हैं। मजबूत पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी 2FA। ये तो हम सुनते रहते हैं। सुनते जरूर है, पर करते कितने लोग हैं? ये बहुत बहुत जरूरी है। एक मजबूत पासवर्ड, मतलब लंबा हो, मुश्किल हो। हाँ, अक्षर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सब मिलाकर, बिल्कुल। और हर अकाउंट के लिए अलग। ये पहली दीवार है। और 2FA, वो तो जैसे उस दीवार पे एक और ताला है। मतलब पासवर्ड के साथ एक और चीज चाहिए, जैसे फोन पर कोड। हाँ बिल्कुल, या बायोमेट्रिक। तो अगर पासवर्ड पता भी चल जाए, 2FA बचा लेता है। ये वाकई सुरक्षा की एक जरूरी परत है। और फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग, स्रोत कहते हैं कि हमलावर तकनीक से ज्यादा इंसान की साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। और ये बहुत आम है। आजकल फिशिंग ईमेल इतने असली लगते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कई बार तो लगता है बैंक से ले आया है। बिल्कुल, वो डर, लालच या जल्दी का फायदा उठाते हैं। एक गलत क्लिक और आपकी सारी जानकारी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, सब उनके पास। तो इसका मतलब है कि बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। हर लिंक, हर अटैचमेंट पर शक करना जरूरी है। भेजने वाले को वेरीफाई करना जरूरी है। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है यहाँ। और वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स, वो भी जरूरी हैं। जी हाँ बिल्कुल। वो जो अपडेट्स आते रहते हैं ना फोन या कंप्यूटर पर, वो अक्सर सुरक्षा की कमियों को ठीक करते हैं, जिनका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं। उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही बात है। अच्छा, एक और बात थी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की। साइबर अपराध तो कोई सीमा नहीं देखते हैं। एकदम सही कहा। हैकर कहीं भी बैठकर कहीं भी हमला कर सकता है। तो फिर कैसे निपटें? इसीलिए जरूरी है कि अलग अलग देशों की पुलिस, जांच एजेंसियां मिलकर काम करें, जानकारी साझा करें। अगर सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो अपराधी आसानी से बच निकलेंगे। ये एक वैश्विक चुनौती है। बिल्कुल। और इसका मुकाबला वैश्विक सहयोग से ही होगा। कानूनों में भी तालमेल बिठाना जरूरी है। तो ये तो हुई बचाव की बात। अब आते हैं उस चीज पर जिसे हम बचा रहे हैं, हमारा डेटा। डेटा सुरक्षा के मूल सिद्धांत क्या हैं? स्रोतों में CIA त्रिभुज का जिक्र है। गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता। ये सुनने में थोड़े तकनीकी लगते हैं। हाँ, थोड़े तकनीकी है, पर समझना जरूरी है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है आपका डेटा सिर्फ वही देखें जिन्हें देखने का हक है। आपकी निजी ईमेल, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये सब गोपनीय रहें। और इसे कैसे सुनिश्चित करते हैं? इसके लिए एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है। मतलब डेटा को एक कोड में बदल देना जिसे बिना चाबी के कोई पढ़ न सके। अच्छा, जैसे कोई गुप्त भाषा। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा तरीका है एक्सेस कंट्रोल, यानी ये तय करना कि कौन किस डेटा को देख सकता है, बदल सकता है या नहीं। ठीक है, डेटा गलत हाथों में ना पड़े। अब दूसरा है अखंडता,
यानी इंटीग्रिटी। अखंडता का मतलब है डेटा की सटीकता और भरोसा बनाए रखना। मतलब ये पक्का करना कि डेटा में कोई गलत बदलाव या छेड़छाड़ ना हो। जैसे? सोचिए, अगर कोई आपके बैंक बैलेंस में हेरफेर कर दे या आपके जरूरी कागजात बदल दें, अखंडता इसी को रोकती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। इसके लिए हैशिंग जैसी तकनीकें हैं जो डेटा का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाती हैं। जरा सा भी बदलाव हुआ तो फिंगरप्रिंट बदल जाता है। समझ गया। डेटा सही और भरोसेमंद रहे। और तीसरा? उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। उपलब्धता? मतलब जब आपको जरूरत हो तब आपका डेटा और सिस्टम आपके लिए मौजूद हो, काम कर रहा हो। जैसे अगर बैंक का सर्वर डाउन हो जाए तो हम पेमेंट नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये उपलब्धता की कमी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैकअप लिए जाते हैं ताकि डेटा खो जाए तो वापस लाया जा सके। और डिजास्टर रिकवरी प्लान भी होते हैं। हाँ, अगर कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए, आग, बाढ़ या बड़ा साइबर हमला, तो सिस्टम को जल्दी से जल्दी वापस कैसे चालू करना है, इसकी पूरी योजना होती है। तो ये तीनों गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता मिलकर डेटा सुरक्षा की नींव बनाते हैं। जी हाँ। ये तो सिद्धांत हुए, पर कंपनियां असल में इन्हें लागू कैसे करती हैं? स्रोतों में डेटा हानि रोकथाम डीएलपी और घटना प्रतिक्रिया योजना इंसिडेंट रिस्पांस प्लान का भी जिक्र है। हाँ, डीएलपी सिस्टम्स और नीतियां ये देखती हैं कि कोई संवेदनशील जानकारी कंपनी के नेटवर्क से बाहर ना जाए। जैसे ईमेल स्कैन करना। हाँ, या यूएसबी ड्राइव पर कॉपी होने से रोकना। और घटना प्रतिक्रिया योजना वो एक तरह का एक्शन प्लान है। मतलब अगर हैकिंग हो गई तो क्या करना है, कैसे हमले को रोकना है, नुकसान का पता लगाना है, किसे बताना है, सिस्टम कैसे ठीक करना है, ये सब पहले से तय होता है। बिना तैयारी के तो अफरा तफरी मच जाएगी। सही बात है। और इसमें कर्मचारियों की ट्रेनिंग का क्या रोल है? स्रोत इस पर भी जोर देते हैं। रोल बहुत बड़ा है। तकनीक अपनी जगह है, पर अक्सर सबसे कमजोर कड़ी इंसान ही होता है। मतलब गलती से क्लिक कर दिया। हाँ, या आसान पासवर्ड रख लिया या कोई नियम तोड़ दिया, ये आम गलतियां हैं। इसीलिए कर्मचारियों को साइबर खतरों और बचाव के तरीकों के बारे में लगातार बताना, सिखाना बहुत जरूरी है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, क्योंकि खतरे भी तो लगातार बदल रहे हैं। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहते हैं कि एआई और वीआर जैसी नई तकनीकें ये साइबर सुरक्षा और कानूनों के लिए बिल्कुल नई चुनौतियां ला रही हैं। एआई को दोधारी तलवार कहा गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि एआई के फायदे भी हैं और नुकसान भी। एक तरफ एआई सुरक्षा सिस्टम को बेहतर बना सकता है, हमलों का पहले पता लगा सकता है। हाँ, पैटर्न पहचान कर। जी, लेकिन यही एआई अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो ज्यादा खतरनाक हमले करने का हथियार बन सकता है। मतलब एआई खुद हमले कर सकता है? हाँ, स्रोत चेतावनी देते हैं कि एआई ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा पर्सनलाइज्ड किए हुए हमले कर सकता है, जैसे एआई संचालित फिशिंग। एआई संचालित फिशिंग, ये क्या है? सोचिए, एआई इतने असली लगने वाले ईमेल या मैसेज बना सकता है, शायद आपकी लिखने की स्टाइल कॉपी करके। अरे बाप रे। या डीप फेक वीडियो या आवाज बना सकता है, जिन्हें पहचानना इंसान के लिए लगभग नामुमकिन हो। ये तो वाकई डरावना है। बिल्कुल। और एक और खतरा है स्वायत्त मैलवेयर। मतलब ऐसा एआई वाला मैलवेयर जो खुद ही सिस्टम की कमजोरियां ढूंढे, सीखे और अपने हमले का तरीका बदल ले। उसे पकड़ना और रोकना तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा मुश्किल। ये तो हुई तकनीकी चुनौती, पर कानूनी तौर पर क्या? अगर कोई एआई सिस्टम खुद ही कोई अपराध कर दे, मान लीजिए कोई एआई ट्रेडिंग बॉट बाजार में गड़बड़ी कर दे, तो जिम्मेदार कौन? बनाने वाला, इस्तेमाल करने वाला या खुद एआई? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। हमारे कानून तो इंसानों के लिए बने हैं, उनके इरादों पर आधारित हैं। हाँ, मशीन का इरादा कैसे तय होगा? बिल्कुल। क्या एआई का इरादा हो सकता है? क्या उसे सजा मिल सकती है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी हमारे पास नहीं है। तकनीक कानून से बहुत आगे निकल गई है। हमें नए कानूनी ढांचों में बारे में सोचना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। एआई के अलावा दूसरी बड़ी चुनौती है वर्चुअल दुनिया, जैसे मेटावर्स। स्रोत यहाँ आभासी बलात्कार और डिजिटल हिंसा जैसे गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? देखिए, ये जो वर्चुअल दुनिया है जहाँ लोग अवतार बनकर मिलते जुलते हैं, ये उत्पीड़न और यहाँ तक कि यौन हिंसा का नया मंच बन सकती हैं। लेकिन वहां तो शारीरिक संपर्क नहीं होता। नहीं होता,
पर अनुभव इतना असली और इमर्सिव हो सकता है कि पीड़ित को गहरा मानसिक और भावनात्मक सदमा पहुंचे। स्रोत बताते हैं कि पीड़ितों ने इसे असली हमले जैसा ही महसूस किया है। ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, और समस्या ये है कि हमारे कानून अभी भी शारीरिक नुकसान पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस तरह के आभासी नुकसान से निपटने के लिए वो तैयार नहीं है। स्रोत भी यही कहते हैं कि बलात्कार या हमले की परिभाषाएं शारीरिक संपर्क पर आधारित हैं। तो क्या मेटावर्स में होने वाले ऐसे दुर्व्यवहार के लिए कोई कानूनी रास्ता नहीं है? फिलहाल स्थिति बहुत साफ नहीं है। कुछ मामलों में शायद मौजूदा कानूनों का इस्तेमाल हो, जैसे उत्पीड़न या धमकी के कानून, पर खास तौर पर आभासी यौन हमले के लिए कानूनों की बहुत कमी है। तो नए कानूनों की जरूरत पड़ेगी? शायद, हाँ, या मौजूदा कानूनों का दायरा बढ़ाना होगा। इस पर बहस चल रही है। हमें ऐसे कानून चाहिए जो इन वर्चुअल अपराधों की गंभीरता और उनके असर को समझें। और फिर वो अधिकार क्षेत्र वाली समस्या भी है। ये वर्चुअल दुनिया तो ग्लोबल होती हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर पीड़ित एक देश में, अपराधी दूसरे देश में और सर्वर तीसरे देश में हो, तो किस देश का कानून लगेगा? कौन जांच करेगा? ये एक और बड़ी उलझन है, जुरिस्डिक्शन की समस्या। डिजिटल दुनिया में सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। ये तय करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके लिए तो देशों को मिलकर काम करना होगा। हाँ, अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नए कानूनी समझौते चाहिए होंगे जो अभी नहीं है। और सबूत जुटाना, वो भी तो मुश्किल होगा। प्राइवेट वर्चुअल प्लेटफॉर्म से सबूत लेना, ये साबित करना कि अवतार के पीछे कौन था। बहुत मुश्किल। प्लेटफॉर्म कंपनियां प्राइवेसी का हवाला दे सकती हैं। डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा अलग। पुलिस और जांच एजेंसियों को भी नई स्किल्स चाहिए होंगी। हाँ, ये चुनौतियां तो वास्तविक हैं और बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे ये तकनीकें ज्यादा आम होंगी। बिल्कुल, इन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने आज काफी कुछ कवर किया, साइबर कानूनों और बचाव के तरीकों से लेकर डेटा सुरक्षा के सिद्धांतों तक। हाँ, वो CIA ट्रायड और फिर AI और वर्चुअल दुनिया की वो गंभीर चुनौतियां जिनके बारे में स्रोत हमें आगाह कर रहे हैं। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि साइबर सुरक्षा कोई एक मंजिल नहीं, ये एक लगातार चलने वाली दौड़ है। खतरे बदल रहे हैं तो हमें भी बदलना होगा। बिल्कुल। कानून, तकनीक और हमारी अपनी जागरूकता, तीनों को साथ मिलकर काम करना होगा। वो सिद्धांत, गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। स्रोत साफ दिखाते हैं कि जहां मौजूदा खतरों से निपटने के तरीके हैं, वहीं नई तकनीकें गहरे नैतिक और कानूनी सवाल खड़े कर रही हैं। हाँ, AI की जवाबदेही से लेकर वर्चुअल दुनिया में होने वाले नुकसान तक। इसका मतलब है कि हमें आगे की सोचने की जरूरत है। जी हाँ, सिर्फ इंतजार नहीं करना है, बल्कि सक्रिय रूप से तैयारी करनी है। नए कानून, बेहतर तकनीक और सबसे जरूरी, लोगों को लगातार जागरूक करना। और अंत में एक सवाल जो स्रोत हमारे लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए, जैसे जैसे हमारी असली और डिजिटल दुनिया घुल मिल रही हैं, मेटावर्स जैसे अनुभव ज्यादा असली हो रहे हैं, तो हम असली नुकसान और आभासी नुकसान के बीच वो लाइन कहाँ खींचेंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और हमारे कानूनों और नैतिक मूल्यों को इस नई मिलीजुली हकीकत को कैसे दिखाना चाहिए, इस पर हमें आने वाले समय में जरूर सोचना होगा। बिल्कुल, विचार करने योग्य प्रश्न है। Thank you.